नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, एक एक करके जाने की दरअसल बड़ी अपडेट, जहां पर 2.5 घंटे चर्चा के बाद भी भारत और चीन के बीच नहीं बन सकी सहमति और इस बीच हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक एक करके विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के पसीने छुड़वा दिए, ऐसे ऐसे सवाल किए जानेंगे एक एक करके। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुला ली है जैसे कि हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ, दरअसल बात न बनने के बाद ये बड़ा डेवलपमेंट और उस बीच हालांकि 5 सूत्रीय फॉर्मूला किस पर चीन राजी हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ऐसे कई बार ये चीन राजी होकर पलट गया है, जानेंगे उसके बारे में भी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ठंड को लेकर चीन दे रहा धमकी। बोला ठंड में अगर भारत नहीं हटा तो हमारे सैनिक भी रहेंगे डटे। इस बीच भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तुम्हें जापान के बाद मिलकर अब जापान के साथ मिलकर हिंद महासागर में भारत करने जा रहा है चीन की घेराबंदी। तो वहीं सुशांत सुसाइड केस में लगा रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका। कुलभूषण जाधव को केस लड़ने को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। लालू यादव को हाईकोर्ट से झटका तो एक एक करके जाने के। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, और अगर आप भी देश के सैनिकों पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 2.5 घंटे चर्चा के बाद चीनी और भारत के विदेश मंत्री के बीच फिलहाल नहीं हो पाई कोई सहमति। 5 सहमतियों पर चर्चा बनी है विषय, लेकिन इस बीच वो माना जा रहा है कि फिलहाल वो भी भारत का भविष्य आधार रिश्ते भविष्य की गर्त में। दरअसल लद्दाख में चीन से लगी सीमा में 5 मई से जारी गतिरोध का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग वी के आज लगभग 2.5 घंटे मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शांति और सद्भावना के प्रयासों पर जोर दिया है। भारत ने मई से लेकर अब तक के चीन द्वारा की गई हरकतों पर विरोध भी जताया है। बातचीत के बीच 5 बिंदुओं पर फिलहाल सहमति बताई जा रही है। जी हाँ, 5 बिंदुओं पर सहमति बताई जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वांग वी ने पूछा है कि आखिर चीन ने एलएसी के पास फौजी तैनाती क्यों बढ़ाई गई है। जी हाँ, दरअसल विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आखिर कोई बेटर नहीं है तो 50,000 चीनी सैनिक पीएलए को क्यों लगाया गया है। जिसके बाद विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री फिर मानो खिड़कियां ताकते रह गए। इसके साथ ही बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि 1993 से 1996 में दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बनी थी और समझौता हुआ था। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि चीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के पक्ष में भी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एलएसी के तनाव का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, इसलिए चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करते हुए अपनी फौज को पीछे तत्काल बुलाना चाहिए। 5 बिंदु जो हैं जिन पे सहमति बनी है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 5 बिंदुओं में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में सहमति बनी और इस बीच कहा गया है कि आपसी रिश्तों में भिन्नता के मुद्दों को टकराव का रूप नहीं देंगे। इसके साथ ही दूसरा, दोनों ने माना कि सीमा क्षेत्र का ताज़ा हालात किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। शांति और सौहार्द बहाली के लिए भी विभिन्न स्तरों पर बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी। यथाशीघ्र तनाव को दूर करने के लिए आपस में निश्चित दूरी बनाई जाएगी। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो दोनों देशों के इस बात पर सहमत हुए हैं कि आपस में बनी सहमतियों, समझौतों और उनके प्रोटोकॉल्स का गंभीर रूप से पालन किया जाएगा। चौथी जो सहमति है वो सीमा विवाद के समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता और संवाद प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकों का दौर जारी रहेगा और वो अपना अपना काम करती रहेंगी। 5वें में है कि स्थिति को सामान्य परस्पर बनाए रखने के लिए भारत और चीन विश्वास बहाली की स्थापना के लिए नए कदम उठाने का काम करेंगे। तो ये 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है दोस्तों। फिलहाल आने वाले समय में देखने की बात होती है कि चीन इस पर कितना अमल करता है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर इंडिया चाइना के बैठक के बावजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई एनएसए डोभाल, जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। जी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। दरअसल भारत चीन सीमा पर काफ़ी लंबे समय से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कई बार दोनों देशों के बीच कमांडो लेवल की भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर दिन के साथ बॉर्डर पर माहौल बिगड़ते जा रहे हैं। चीन की तरफ से भारी तैनाती होती जा रही है तो वहीं भारत भी आगे बढ़कर मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। अब भारत में चीन की जुड़ी सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर एक बैठक भी चली है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत समेत सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे।
इस बीच आपको बता दें कि इस बैठक में स्पष्ट तरीके से रणनीति और सेना को खुली छूट के साथ साथ आगे की रणनीति तय करने पर सहमति बनी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन के मीडिया मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को दी ठंड की धमकी। जी हाँ, बोले भारत ठंड से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए ठंड के पहले ही भारत LAC को छोड़ दे, वरना चीन की सेना भी नहीं हटने वाली है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि चीन लगातार LAC छोड़ने की बात करे, जबकि LAC भारत का ही है। दरअसल चीनी मीडिया लगातार भारत के प्रति आक्रामक बनी हुई है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक सीजिन भारतीय सेना को ठंड से जंग लड़ने की मुश्किलों को लेकर धमकी देना भारी पड़ गया। सीजिन को इस धमकी के बाद लोगों ने ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल किया है। आपको बता दें कि उन्होंने याद दिलाया है कि प्योंगयांग झील भूल जाओ, तुम याद रखो कि भारतीय सेना सियाचिन जैसी मुश्किल जगह पर भी देश की रक्षा कर रही है। यूँ सीजिन ने कहा है कि अगर भारतीय सैनिक प्योंगयांग झील के दक्षिणी तट से नहीं हटते तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनके साथ मुकाबले करती रहेगी। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि भारतीय सैनिकों का संचालन तंत्र बहुत खराब है। कई भारतीय सैनिक या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर कोरोना वायरस से। सीजिन ने ट्वीट करके कहा है कि अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना को तेज़ी से हराया जा सकेगा। हालांकि सीजिन के इस ट्वीट के बाद काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं और सियाचिन जैसे उदाहरण देकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। जापान के बाद मिलकर अब हिंद महासागर में भारत करने जा रहा है चीन की घेराबंदी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सीमा विवाद को लेकर LAC पर चल रहे टकराहट के बीच भारत ने हिंद महासागर में भी चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। इस सिलसिले में भारत और जापान के बीच बुधवार को हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सशस्त्र बलों की आपूर्ति एवं सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जापानी समकक्षों से फ़ोन करके बातचीत की थी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जापान के साथ सशस्त्र बलों को परस्पर सेवाएं मुहैया कराने के लिए इस प्रकार का समझौता पहली बार हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध पहले से हैं, लेकिन चीन से मौजूदा टकराहट के बीच हुए इस समझौते को हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन की घिरने के बाद चीन की हेकड़ी देखने लायक होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। सुशांत सुसाइड केस का मामला, जहां पे रिया और सौभिक चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत। जी हां, 10 बड़ी अपडेट। दरअसल आपको बता दें सुशांत सुसाइड केस की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में फंसी रिया चक्रवर्ती को अब 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब ये तय हो गया है कि जब तक इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट से रिया को राहत नहीं मिल जाती है तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। 3 दिनों तक पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस समय अब वो भाईखला जेल में है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को केस लड़ने के लिए पाकिस्तान नहीं देगा भारतीय वकीलों को इजाज़त। कानून में संशोधन से इनकार कर रहा है। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। दरअसल कुलभूषण जाधव केस को लड़ने के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति वाली भारत की मांग के मुद्दे पर अपनी स्थानीय कानून में बदलाव के किसी भी विकल्प को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाक ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो अपने स्थानीय कानून में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने का दूसरा मौका दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को एक और मौका देते हुए सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, आधी सजा पूरे होने की दलील को ठुकराया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर बहुचर्चित चारा घोटाले में RJD सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई और झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है। हालांकि RJD सुप्रीमो को कोई राहत नहीं मिली है। लालू प्रसाद को फिलहाल बेल के लिए और इंतजार करना होगा। कोर्ट में CBI ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया है, जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद के हाफ सेंटेंस पूरा होने की अपील को नहीं माना है। इसके लिए 26 दिन कम से कम और कोर्ट में बिताने होंगे, उसके बाद बेल की सुनवाई हो सकती है। हम चलते हैं अगले
अपडेट लेते हैं दिल्ली में, जहां पर रेलवे ने पटरियों किनारे बसी 48,000 झुग्गियों में लगाया नोटिस, 14 सितंबर तक खाली करने का आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 3 महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों को नोटिस चिपका दिया है। बता दें कि ये नोटिस झुग्गियाँ खाली करने के लिए चिपकाया गया है। नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियाँ खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबे रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियां हटाई जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देंगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें अदालत ने दिल्ली में लगभग 48,000 झुग्गियों के साथ साथ रेल पटरियों को हटाने का निर्देश दिया था। तो मामला बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लगाई लताड़। जी हां, दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सांस्कृतिक फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी सुनाई है। इस मंच पर भारत ने कहा है कि हमने एक बार फिर से यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हेट स्पीच को सुना है। ये ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान अपने देश में अपने समस्याएं सीमाओं पर लगातार हिंसा की संस्कृति अपनाए हुए मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान का दयनीय रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उसका बर्ताव अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ईशा निंदा कानून का इस्तेमाल यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। पाकिस्तान में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति दयनीय है क्योंकि उनका अपहरण व दुष्कर्म किया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई जाती है। महामारी ने इसमें और इजाफा कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूएन में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से फूट मस्ती नजर आ रही है। जी दरअसल कांग्रेस नेताओं ने अजय माकन को बताई अपनी पीड़ा। वहीं पायलट और राजस्थान के विधायक गहलोत गुट आमने सामने हो चुके हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने गुरुवार को जयपुर संभाग के नेताओं से फीडबैक लिया है। इसमें अधिकांश नेताओं ने ब्यूरोक्रेसी के हावी होने और कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होने की शिकायत की। नेताओं ने कहा है कि उनकी चवन्नी रुतबा भी नहीं मिल रहा है। हालांकि अजय माकन ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिकायतों को खारिज कर दिया। माकन ने कहा ये समस्या सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि हर राज्य में हर पार्टी के शासन में ऐसी छोटी बातें होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच पायलट गुट के विधायक और एक बार फिर से गहलोत गुट के विधायक आमने सामने होते दिख रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए रघुवंश प्रसाद ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी 3 मांगों को पूरा करने का अनुरोध कर डाला। दरअसल राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने गुरुवार को पार्टी से नाता तोड़ दिया है। दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती रघुवंश प्रसाद ने हॉस्टल से ही राजद की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की सूचना मिलते ही राजद प्रमुख लालू यादव ने रीम से भावनात्मक पत्र लिखकर उन्हें मनाने का प्रयास किया। इस बीच रघुवंश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। फेसबुक पर इस चिट्ठी को पोस्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से 3 मांग कही। रघुवंश ने जो चिट्ठी लिखी उसमें पहली मांग ये है कि गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन करने और भगवान बुद्ध की भिक्षा पात्र को कबूल करने में मंगवाने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून में आम किसानों की ज़मीन में काम करने का संशोधन अध्यादेश लाने की भी मांग की गई है। तो ये मांग की गई। हालांकि आपको बता दें कि कई बीजेपी नेताओं का कहना है, जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अगर रघुवंश बाबू नीतीश कुमार की पार्टी में आना चाहते हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजे बिल्कुल भी खुले हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी सरकार सख्त, निजी हॉस्पिटल कोरोना संक्रमितों से नहीं ले सकेंगे अधिक शुल्क। जी दरअसल आपको बता दें कि निजी हॉस्पिटलों की ओर से कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर की जा रही लूट खसोट की शिकायतों पर अब शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को नर्सिंग केयर, डॉक्टर विजिट और देखरेख की शुल्क निर्धारित कर दिया है। इसके बाद कोई हॉस्पिटल तय शुल्क से अधिक राशि लेता है तो उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सक स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार निजी हॉस्पिटलों के सभी सुविधाओं को शामिल करते हुए एक पैकेज तय किया गया है। इसमें कोविड केयर प्रोटोकॉल के मुताबिक इलाज देने के लिए बेड, भोजन, नर्सिंग केयर, देखरेख की बातें निकल के आ रही हैं।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कंगना रनौत का सोनिया गांधी पर हमला, कहा इतिहास आपकी चुप्पी की आलोचना करेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच पिछले कुछ समय से तानातानी जारी है। इस विवाद में अब बढ़ गया है। बृहद मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में स्थित अभिनेत्री के दफ्तर के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए तोड़फोड़ किया है और अब उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी हमला बोल दिया है। कंगना ने सोनिया से कहा है कि क्या वो अपनी सरकार से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का अनुरोध नहीं कर सकती हैं। आखिर क्यों हमारे साथ ये घटनाएं हो रही हैं और आज सोनिया गांधी शांतिपूर्ण क्यों बैठी हुई हैं। तो सोनिया पर बड़ा हमला कंगना रनौत का है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने की है और फ्रांस ने की भारत के यूएन में अस्थायी सदस्यता की वकालत। रक्षा मंत्री ने कहा दोनों देश मिलकर लिखेंगे नया अध्याय। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने बृहस्पतिवार यूएन में भारत के स्थायी सदस्यता की वकालत की है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने जनवरी 2021 में शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएन में एक बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव को लेकर कहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का अवसर प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के अलावा फ्रांस यूएन के 5वें अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद भारत को अपने लोगों को रक्षा करने में समूचे क्षेत्र पर बढ़त मिलेगी। भारतीय वायुसेना में 5 राफेल विमानों को शामिल करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पार्ली ने ये बातें कही है। यानी यूएन में भारत का अस्थायी सदस्य होना अपने आप में बीटे पावर्स कम नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को घेरने के लिए पीएम मोदी ने चली कूटनीतिक चाल। अब ताइवान और तिब्बत को एक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दलाई लामा, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भेजेंगे ताइवान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ ड्रैगन के 2 धुर विरोधियों को पीएम मोदी एक करने जा रहे हैं। दरअसल 2 धुर विरोधी, पहले तो ताइवान और दूसरा तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा। दरअसल आपको बता दें कि चीन जैसे जैसे एलएसी पर अपने आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है, वैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई करने की भी पूरी तरीके से पासा फेंच चुके हैं। और यही कारण है कि आपको बता दें कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए अभी तक तो केवल अक्साई चीन और एलओसी और पीओके तक ही भारत सीमित था, लेकिन अब चीन की आक्रामकता को देखते हुए पीएम मोदी ने खाका बढ़ा दिया है और अब पूरे के पूरे तिब्बत को ही चीन से आज़ाद करने का बीड़ा उठा लिया है और इसके लिए एक नया पासा फेंक दिया है। और इस बीच चीन के 2 धुर विरोधी ताइवान और तिब्बत को एक करने जा रहा है। इस कड़ी में पहला कदम ये होगा कि 2021 के पहले ही महीने यानी जनवरी से फरवरी के बीच तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को ताइवान की यात्रा के लिए यात्रा पर भेजा जा सकता है। ये आपको बता दें कि भी दलाई लामा भारत में रहते हैं और फिलहाल दलाई लामा पूरी दुनिया जानती है कि तिब्बत के धर्मगुरु हैं और तिब्बत इन्हीं के अंडर में आता है। लेकिन इस बीच तिब्बत को लेकर अब लगातार दलाई लामा के एक्शन के बाद चीन बौखलाया हुआ है और जैसे ही चीन को पता चला कि ताइवान के साथ तिब्बत की दोस्ती होने वाली है, चीन और भड़क गया है और इस सब का पूरी तरीके से भारत को जिम्मेदार बता रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ताइवान के हाथ से चीन अब खिसक रहा है, अगर आप भी ऐसा देखते हैं और आप भी मानते हैं कि ताइवान को हटाने के लिए पीएम मोदी की ताइवान और तिब्बत की मदद करनी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। इमरान खान, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हाँ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों को मदद मुहैया करा रहा है। इस बात का खुलासा कनाडा के एक प्रमुख थिंक टैंक MLA इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। वरिष्ठ पत्रकार टेरी मलक्सवी ने अपनी रिपोर्ट में खालिस्तानी प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि खालिस्तान आंदोलन कनाडा और भारत दोनों की ही सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। टेरी ने कहा है कि इस आंदोलन के बाद सच्चाई ये है कि कनाडा के सिख इस आंदोलन के जरिए अपने गृह राज्य पंजाब नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के लोगों के लिए पाकिस्तान का ये कदम बड़ा राष्ट्रीय खतरा बन गया है। पंजाब में खालिस्तान में कुछ समर्थक बचे हुए हैं, इसलिए कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तानी की मदद बढ़ाई गई है। ये खालिस्तानी अब न केवल भारत बल्कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हर तरीके की मदद यानी हथियारों से लेकर पैसे तक उन खालिस्तानियों की मदद कर रहा है, यानी देश तोड़ने में पाकिस्तान का पूरा हाथ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको